हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच लव। जो लास्ट वीडियो हमने रेलवे इंजीनियरिंग का अपलोड किया हुआ था उस पर काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, थैंक यू सो मच। और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं रेलवे इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेलवे रूट्स एंड क्लासिफिकेशन की एंड रेलवे अलाइनमेंट की। तो देखिएगा, जो भी ये लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देख लें, और उन प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है विथ प्रैक्टिस सेशंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, और एक्सक्लूसिवली फॉर एमपीपीएससी एई के लिए है ये। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है रेलवे रूट्स, क्लासिफिकेशंस एंड रेलवे अलाइनमेंट्स। किस तरीके से हम रेलवे अलाइनमेंट को फिक्स करने वाले हैं, रेलवे अलाइनमेंट का मतलब क्या है, रेलवे रूट्स क्लासिफिकेशंस का मतलब क्या है, इन सभी बातों को आज हम इस लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की हुई थी कि रेलवे ट्रैक होता क्या है, ठीक है, रेलवे ट्रैक होता क्या है, और आगे बात की थी रेलवे जोन्स की। उसी तरीके से आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेलवे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले रेलवे रूट्स। रूट्स का मतलब आप जनरली समझते होंगे क्या। रूट्स का मतलब होता है मार्ग, जगह, ठीक है, या रास्ता, ठीक है। रेलवे के जो रूट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है, तो अगर मैं बात करूं तो रेलवे का रूट्स जो है उनका क्लासिफिकेशन मेनली 2 पैरामीटर्स पे बेस्ड है। पहला बेस्ड ऑन रूट्स और दूसरा बेस्ड ऑन कैसे स्पीड। अब रूट्स का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन रूट्स का मतलब क्या है, देखिएगा, यदि मैं एक रेल की बात करूं तो एक रेल जो होता है डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, ठीक है। यदि इसमें किसी भी मटेरियल का कंपोजिशन अलग अलग हो जाए, या इस रेल का आगे रेल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, उन रेल्स को अलग अलग हो जाएं तो उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन रूट्स का मतलब है सिंपली बेस्ड ऑन कैपेसिटी, बेस्ड ऑन कैपेसिटी। मान लीजिए एक दिल्ली मुंबई रूट है। अगर दिल्ली मुंबई रूट है तो दिल्ली मुंबई रूट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पास होता है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पास होने के कारण वहाँ पर रेल्स पे जो स्ट्रेसेस आने वाली हैं वो फ्रिक्वेंटली आ रही हैं और ज़्यादा आएंगी। बट एक ऐसा रूट्स है, मान लीजिए कोई 2 शहर हैं, उन 2 शहर के बीच जो रेल्स जा रही हैं वो 24 घंटे के अंदर 4 या 4 to 5 ट्रेन ही पास हो रहे हैं। तो वहाँ पर अगर हम लोडिंग की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, कुछ अलग कैपेसिटी होगी। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन रूट्स की कैपेसिटी के बेसिस पे, उनको डिवाइड किया गया है 3 तरीके से। पहला ट्रंक रूट या ट्रंक लाइन, दूसरा मेन रूट या मेन लाइन, सी ब्रांच रूट या ब्रांच लाइन के फॉर्म में। अब ये होते क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इनको हम देखने वाले हैं ये होते क्या हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन स्पीड, ठीक है। स्पीड आपने देखा होगा, कई ट्रैक रूट ऐसे होते हैं जिन पे गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ रही होती है, और कई ट्रैक रूट ऐसे होते हैं जिन पे स्लो गाड़ी की परमिशंस होती है, यानी उनकी स्पीड्स को लिमिटेड रखा जाता है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि आगरा से दिल्ली का रूट्स, वहाँ पर इतना अच्छा रूट्स है कि वहाँ पर जो ट्रेन्स होती हैं वो काफ़ी हाई स्पीड को अचीव कर सकते हैं, बट यदि मैं बात करूँ कि वही एकदम हाई स्पीड जो है किसी एक छोटे रूट्स पे अगर हम करना चाहें तो वो रूट्स हाई स्पीड को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जब हम रेल लाइंस डालते हैं तो हमारा रेल्स, ठीक है, रेल्स के साथ इसके फास्टनर या स्लीपर या इसके जो भी चेयर्स होते हैं जो इस रेल्स को लगाने के काम आने वाले होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसका स्लीपर्स, ये तीनों अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनके बेसिस पे ही हम स्पीड को डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर फास्टनर्स काफ़ी अच्छे हैं, यानी जॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तब हम हाई स्पीड अलाउड कर सकते हैं, बट जॉइंट्स काफ़ी अच्छे नहीं हैं तो हम हाई स्पीड को अलाउड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेज स्पीड पर जाने पर वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे और वाइब्रेशन के कारण
जॉइंट्स के फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें बेस्ड ऑन स्पीड पर, यहाँ पर भी 5 तरीके से डिफाइन किया गया, ABCDE क्लास में डिफाइन किया गया है, जिसमें हम बोलेंगे क्लास ए लाइन, क्लास बी लाइन, क्लास सी लाइन, क्लास डी लाइन, और जो ई वाला है वो क्लास ई लाइन है। इसमें आपका थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको जब प्रोवाइड करूंगा PDF तो उसमें कंप्लीटली लिखा होगा, ठीक है। और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन रूट्स अगर हम बात करें, या बेस्ड ऑन कैपेसिटी अगर हम बात करें, ट्रंक, मेन एंड ब्रांच, एंड बेस्ड ऑन स्पीड बात करें, क्लास ए लाइन, क्लास बी लाइन, क्लास सी लाइन, क्लास डी लाइन एंड क्लास ई लाइन होता है। इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास ए लाइन के लिए फ्यूचर स्पीड कितनी होगी, या ट्रंक लाइन की कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सभी पोर्शंस की हम एक कंपैरेटिव स्टडीज कर लेते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 पढ़ेंगे थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा और हमें एग्जैक्टली याद भी नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव। अगर हमने बोला राम श्याम से अच्छा है, हमें ये बात याद रह जाएगी, ठीक है। और राम श्याम की अलग अलग हिस्ट्री पढ़ने को बैठे तो शायद हमें चीज़ें अच्छे से याद नहीं रह जाती हैं, क्योंकि हमें आदत है कंपैरिजन की, दूसरे से तेज भागने की, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी, एक यहाँ पर हम कर लेते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। पहला बेस्ड ऑन रूट्स एंड जिसे हम कैपेसिटी के बेसिस पे भी बोलते हैं, दूसरा स्पीड के बेसिस पे। यहाँ 3 कैटेगरीज, यहाँ 5 कैटेगरीज, ये रेलवे रूट्स हो गए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट्स, एक कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ पर मैंने पैरामीटर मेंशंस किया है। यहाँ ट्रंक रूट, मेन लाइन या ब्रांच लाइन, या हम बोल सकते हैं ट्रंक लाइन, मेन लाइन और ब्रांच लाइन, ठीक है। परमिसिबल स्पीड, देखिए परमिसिबल स्पीड का मतलब क्या होता है कि इस स्पीड तक ट्रेन की रनिंग स्पीड को परमिसिबल किया जाता है, परमिट किया जाता है। यदि इससे ज़्यादा स्पीड पर ट्रेन दौड़ती है इन रूट्स पर, तो उस कंडीशंस में रेलवे बोर्ड्स की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। इसलिए परमिसिबल रूट्स मतलब सेफ रूट्स, सेफ स्पीड की बात कर रहे हैं कि अगर ट्रंक रूट पर या ट्रंक लाइन की बात करें तो 120 kmph एक सेफ स्पीड मानी गई है। इससे ऊपर जाने पर कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, मेन लाइन की कितना माना गया, 100, ब्रांच लाइन की लेस देन 100 kmph मानी गई। तो कंपैरेटिव हो गई 120, 100 एंड 100 से कम। ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी हमने बात की थी अभी, कैपेसिटी के बेसिस पे बोला गया है। तो GMT पर ईयर, GMT का मतलब होता है ग्रॉस मिलियन टन्स। जैसे हम बोलें कि एक साइकिल, अगर हम बात करें साइकिल पे जो लोड हो सकता है वो 2 टन हो सकता है, 3 टन हो सकता है, 5 टन हो सकता है। GMT पर ईयर, यहाँ पर काफ़ी सारी बॉगीज होती हैं। मान लीजिए गुड्स ट्रेन है, यानी मालगाड़ी है, मालगाड़ी में अलग अलग लोडिंग हो सकती है, ठीक है। और टू एंड फ्रो मतलब अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं या फिर B से A की तरफ आ रहे हैं, दोनों साइड के ट्रैफिक को मिला करके यहाँ पर बात की गई है कि इतना ग्रॉस मिलियन टन। देखो एक टन होता है, टन में मिलियन लगा हुआ है और उसमें भी ग्रॉस मिलियन टन्स। ये एक्सेल के बेसिस पे होता है। अब ये बात देखना कि इसमें माल जितना लोड किया जाएगा उसके नहीं, ये एक्सेल जो हमारा व्हील होगा, ये व्हील होगा एक व्हील, और एक व्हील को अगर हम ऊपर से देखें तो इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये व्हील लगा है, ये एक एक्सेल, ये अगेन एक और एक्सेल। तो इस तरीके से एक्सेल लगे हुए हैं। एक्सेल के बेसिस पर हमने बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कितना है। तो GMT ये पूछा गया है। GMT सिग्निफाइज फॉर किसको, ग्रॉस मिलियन टन्स को सिग्निफाइज कर रहा है GMT, ठीक है, ठीक है। तो GMT पर ईयर, ठीक है। तो ये कितना है, ग्रेटर देन 20 होता है। ट्रंक रूट के लिए ग्रेटर देन 20, मेन लाइन रूट के लिए 10 to 20 और ब्रांच रूट के लिए लेस देन 10 हो जाता है। तो सुपीरियर कौन सा है, ट्रंक, देन मेन, देन ब्रांच, ठीक है। फिर फ्यूचर स्पीड का मतलब ये है कि हम भविष्य में कितनी स्पीड तक ट्रेनों को दौड़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो भोपाल से विदिशा साइड लाइन जाती है, या हम बात करें भोपाल से दिल्ली साइड लाइन जाती है, पहले यहाँ पर जो ट्रेन्स थी भोपाल विदिशा के बीच में काफ़ी कम स्पीड्स पे दौड़ते थे, तो ट्रेनें डिले होते थे क्योंकि रूट्स पे ट्रैफिक भी ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर रेल नेटवर्क को काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, और भी ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। अब थोड़ा सा स्पीडली ट्रेन दौड़ रहे हैं, जिसके कारण जो विदिशा और भोपाल के बीच का टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो गया है। तो फ्यूचर स्पीड का मतलब है कि इन फ्यूचर्स
हम क्या क्या सुधार करेंगे जिसके कारण स्पीड बढ़ जाएगी। परमिसिबल तो अभी कुछ ना कुछ है, फ्यूचर स्पीड को हम टारगेट क्या कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए 160 kmph, मेन लाइन के लिए 120, जबकि ब्रांच के लिए अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है कि वो कितना होगा, बट हाँ 100 से तो ज़्यादा होगा, हम ये मान सकते हैं। 100 से तो ज़्यादा होगा या 100 तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी ये लेस देन 100 चल रहा है। 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट रेल सेक्शन की बात करते हैं। रेल सेक्शन, अब जो आप रेल सेक्शन, जैसे आप गर्डर, जिसे हम बोलते हैं ना, एक गर्डर होता है, उसी तरीके से रेल सेक्शन, पटरी जिसे हम बोलते हैं, तो ये रेल सेक्शन होता है। इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया मैंने। अब पटरी आप देखोगे कुछ इस तरीके से जा रही होगी, ये ठीक है, एक यहाँ पर, एक इसके पैरेलली, दो पटरियाँ जा रही होंगी। और टॉप व्यू देखोगे तो ये एक ही पटरी का है, एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये वाला साइड एक साइड और ये दूसरा साइड, ये वन साइड, ये दूसरा साइड। तो ये एक रेल जा रही है। इसका रेल सेक्शंस जो होता है, तो ये जनरली ये जो रेल सेक्शन है किलोग्राम पर मीटर में डिफाइन किए जाते हैं। किलोग्राम पर मीटर में मतलब क्या है, ठीक है, 1 मीटर लेंथ जो हमने पकड़ी है, ये 1 मीटर लेंथ लिया है, टॉप पोर्शन से देख रहे हैं, 1 मीटर लेंथ में इसका वेट कितने किलोग्राम है, 1 मीटर में इसका वेट कितने किलोग्राम है, तो वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर में हमने इसको डिफाइन किया है रेल सेक्शन को। तो ट्रंक रूट के लिए हैवी सेक्शन होते हैं तो 60 किलोग्राम पर मीटर, जबकि मेन लाइन के लिए लाइट सेक्शन 52 किलोग्राम पर मीटर यहाँ पर रेल सेक्शन यूज किए जाते हैं, जबकि ब्रांच के लिए 45, लगभग आधा हो गया या नहीं, तो समझिएगा ब्रांच रूट जो है, तो कल हमने जो टेम्परेरी ट्रैक डाले थे, टेम्परेरी ट्रैक में भी हम ब्रांच रूट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हो 90R, 90R का मतलब होता है 90 पाउंड पर यार्ड्स, मतलब लेंथ की यूनिट यार्ड है और वेट का यूनिट पाउंड है। तो ब्रिटिश टाइम में जो सेक्शन यूज करते थे वो 90R होते थे, 120R होते थे, 100R, 75R, इस तरीके से डोनेट किए जाते थे। तो जो हमारा जो 45 किलोग्राम पर मीटर, 45 किलोग्राम पर मीटर का रेल सेक्शन है, वो इक्विवेलेंट टू 90R यहाँ पर होता था, तो उसको 90R भी कई बार ऑप्शन में दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी क्या है, स्लीपर डेंसिटी m+7 to m+8, m+6 to m+7, m+3 to m+5, ये है क्या स्लीपर डेंसिटी, समझते हैं। ठीक है, स्लीपर डेंसिटी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमें ये समझना है कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है, स्लीपर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ स्लीपर्स लेड पर रेल, अगर पर रेल भी बोल सकते हैं, और हम इस तरीके से बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्लीपर्स। जनरली ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट यहां पर डेफिनेशन है, बट यहां पर दूसरी तरीके से ले सकते हैं नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज्ड फॉर 1 रेल लेंथ। तो इसी को ही दूसरी तरीके से लिखा है, मान लीजिए एक रेल बात करते हैं, ये टॉप व्यू देख रहे हैं आप एक रेल का, ठीक है, मान लीजिए एक रेल का टॉप व्यू है। जनरली जो एक रेल होती है वो अगर हम बात करें 12.8 मीटर, मैंने मान लिया है 12.8 मीटर की एक रेल होती है। अगर ये 12.8 मीटर की रेल होती है तो ये हमारा टॉप व्यू देखोगे आप, तो इसके पैरेलल में एक और रेल आपको दिखाई देगी या नहीं, इस तरीके से इसके पैरेलल में एक और रेल दिखाई दी। अब इस रेल लेंथ के डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स आपने लगाए हैं, और जैसे जैसे स्पीड चेंज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्लीपर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 स्लीपर्स लगा दिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर स्लीपर डेंसिटी है वो स्लीपर डेंसिटी कितना है, 5 स्लीपर्स पर रेल लेंथ। एक रेल लेंथ में, एक कंप्लीट रेल की लेंथ में कितने 5 स्लीपर्स लगाए गए हैं, तो ये 5 स्लीपर्स है। जबकि इसका जो डिनोट किया जाता है वो m+x से किया जाता है। x यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और m होता है 1 रेल लेंथ।
एक रेल की जितनी भी लेंथ होती है, अभी तो मैंने आपको 12.8 बताया, कुछ और अगर हम गेजेस अलग अलग यूज करेंगे तो वहां पर अलग अलग लेंथ हमें कुछ मिलती है, तो उनकी हम बात करेंगे तो m+x जनरली होता है। तो यहां वही लिखा हुआ है m+7। m तो एक रेल लेंथ हो गई है और 7 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, m+8। तो m+7 से m+8 के बीच में अगर हमें मान लो इसको 13 मान लेता हूं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू आप अगर 13 ले लो, m इज इक्वल टू 13 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 20 to 21 हो जाए। ठीक है, यहां पर कितना हो गया है 13, 19 to 20 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, फिर m की वैल्यू 13 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 to 18 हो जाएगा या नहीं। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा स्लीपर डेंसिटी यहाँ पर, इसलिए हाई स्पीड भी यहाँ पर अचीव हो सकती है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन बेस्ड हो गया है परमिसिबल स्पीड पे, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, फ्यूचर स्पीड, रेल सेक्शन क्या यूज़ करेंगे और स्लीपर डेंसिटी। तो ये थोड़े बहुत पैरामीटर, इसमें से जो 2 पैरामीटर हैं, एक तो है स्लीपर डेंसिटी, एक तो है आपका ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी। ये 2 पैरामीटर आपको मोस्ट यूज़ मतलब अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। तो फ्यूचर स्पीड कितना 160 के, अगर मैक्सिमम स्पीड कितना आ सकता है 160 kmph ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर होगा बेस्ड ऑन रूट्स। तो यार अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन बहुत कम जगह आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करते हैं ट्रंक रूट्स की। तो डिफरेंट ट्रंक रूट्स जो हैं वो दिल्ली हावड़ा है, दिल्ली मुंबई है, दिल्ली चेन्नई है, हावड़ा मुंबई है, हावड़ा चेन्नई है और मुंबई चेन्नई। तो ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये फेमस ट्रंक रूट्स हैं। तो आपसे ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा ट्रंक रूट है। कुछ ऑप्शंस दे देगा, पूछेगा कौन सा है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा, इनके बीच ज़्यादातर हमारे ट्रंक रूट बने हुए हैं, इनके रूट्स बीच ट्रंक रूट्स बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीड, तो क्लास ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन, डी लाइन और ई लाइन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इनको भी हम ट्रंक रूट्स और मेन लाइन और ब्रांच लाइन के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पर पैरामीटर क्या है, मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, तो हमने लिखा हुआ है 160 kmph हो सकता है। बी लाइन का कितना 130, क्लास सी लाइन का 100 to 130। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी ब्रॉड गेज आपने पढ़े होंगे या बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स हैं वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, क्लास ए लाइन के अंदर आ जाएंगे। क्लास ए लाइन के अंदर वो सभी रूट्स आपके आ जाएंगे, मतलब शताब्दी है, दुरंतो है, जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेनें जिस रूट्स पे दौड़ रही हैं वो डायरेक्टली क्लास ए के अंदर आएंगे। क्लास बी में कितना आएगा, क्लास बी में कितना आएगा, क्लास बी में हम बात कर रहे हैं, क्लास बी में हम बात कर रहे हैं 130 kmph। सी रूट ऑल सब अर्बन एरियाज, जो जितने भी सब अर्बन एरियाज है वो क्लास सी के अंदर आते हैं, वो 100 to 130 होते हैं और क्लास डी के अंदर 100 एंड क्लास ई के अंदर लेस देन 100 km/h। तो देखिएगा अगर हम बात करें ट्रंक रूट्स में तो 120 था, तो क्लास बी लगभग 120 के आसपास है। तो हम बात करें क्लास बी और क्लास ए, क्योंकि फ्यूचर स्पीड 160 था तो ये दोनों ट्रंक रूट्स में आ जाएंगे ए और बी। अगर सी की बात करें तो सी की बात 120 तक था, तो अगर हम बात करें बी और सी के बीच एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं बना पाएंगे, बट सी को हम मेन लाइन में रख सकते हैं और सी और डी को भी हम मेन लाइन में रख सकते हैं, जबकि ई वाला क्लास जो आ जाएगा ब्रांच लाइन के कंसिडरेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 100 होने वाला है। ठीक है, लेस देन 100 होने वाला है। अगेन रेल सेक्शन जो यूज़ किए जाते हैं, रेल सेक्शन की बात आपको बता दी है। यहाँ 60 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 52, ये 52 इक्वल टू ये 90 आर सेक्शन, और यहाँ पर 9 आर मतलब 9 पाउंड्स पर यार्ड, ये सेक्शंस यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं अभी भी। स्लीपर्स, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर, अब देखिएगा वहाँ पर हमने जो स्लीपर डेंसिटी निकाली थी एक रेल लेंथ के लिए निकाली थी। अब यहाँ पर जो एक तरीके से स्लीपर डेंसिटी है, लेकिन यहां पर जो डिफाइन किया गया है कि जो रूट्स है वो रूट कितने का है, 1 किलोमीटर का है। मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। और 1 किलोमीटर में अगर हम बात करें तो कितनी नंबर ऑफ रेल्स आ सकती हैं हम देख लेंगे। अगर मान ली मैंने माना 1 रेल लेंथ इज इक्वल टू, अगर 1 रेल लेंथ की मैंने बात की तो 1 रेल लेंथ इक्वल टू 15 मीटर है, तो कितनी नंबर ऑफ रेल्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ रेल्स। नंबर ऑफ रेल्स निकाला हमने कितना, 1 किलोमीटर यानी 1 × 1000 मीटर अपॉन 15 मीटर, जो भी वैल्यू आ जाएगी मान लीजिए x आ गई है।
ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा स्लीपर डेंसिटी बताइएगा, स्लीपर डेंसिटी बताइएगा। तो एक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स आएंगे वो निकाल दीजिएगा। अभी आपको दिया गया है कितना, 1000 मीटर में कितने दिए गए हैं, मान लो आपको दिए गए हैं 1660, पहला वाला ले लेते हैं, ठीक है। 1660 दिए गए हैं, 1660। तो अगर हमें एक रेल लेंथ के अकॉर्डिंग निकालना है तो एक रेल लेंथ कितना है, 15 मीटर। 15 मीटर में कितना जाएगा, 1660/15। तो ये आपकी क्या हो गई है, स्लीपर डेंसिटी डिफाइन हो जाएगी कि वन रेल लेंथ में कितना हमने यहां पर स्लीपर्स लगाए हुए हैं, वन रेल लेंथ में कितना स्लीपर्स यहां पर लगाए हुए हैं। तो कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आए कि पर किलोमीटर में इतने नंबर ऑफ स्लीपर्स हैं, तो बताइए स्लीपर डेंसिटी कितनी होगी, और ऑप्शन में 1660 लिखा होगा। बट ध्यान रखिएगा गलती यही करना है हमें, मतलब यही गलतियां होती हैं, तो यही हम गलती करके भी आते हैं और बाद में बोलते हैं सही है, बट बाद में पता चलता है यार थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी गलती नहीं करना है। तो 1660 जो है वो पर किलोमीटर यहां पर है, और हमें निकालना है पर रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स हैं, तो उसको 1660 करके निकालेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें नॉट लेस देन 1540, 1540 से कम नहीं होना चाहिए। यहां पर कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है, यहां पर लिखा है नॉट ग्रेटर देन 1540, यहां पर 1540 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 1540 से लेकर के 1600 के बीच में हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है। बट यहां पर नॉट ग्रेटर देन 1540 मतलब हमेशा 1540 से कम होने वाले हैं। तो लगभग सेम क्लासिफिकेशंस को सी लाइन भी अडॉप्ट करता है, और यहां पर सेम क्लासिफिकेशन को ई लाइन भी अडॉप्ट कर रहा होता है। अगेन हम जानते हैं स्लीपर डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। तो यहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स विथ इलास्टिक फास्टनर्स, क्योंकि स्पीड मैंने अभी आपको बताया ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेशन ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं, जॉइंट्स पे ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए जॉइंट्स को भी उतना ही इफ़िशिएंट होना पड़ेगा। तो स्पीड डिपेंड करता है कि दो रेल्स अगर सीरीज़ में कनेक्ट हो रहे हैं, इस तरीके से आपको पता है फिश प्लेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जॉइंट्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ इस रेल को स्लीपर से अटैच करते हैं तो उस समय जॉइंट्स की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर स्लीपर टाइप को भी डिफाइन किया गया है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट टाइप विद इलास्टिक फास्टनर्स। यहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट टाइप विद इलास्टिक फास्टनर, क्योंकि ज़्यादा स्पीड है तो अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ होना चाहिए। दूसरा प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स, फास्टनर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, यहाँ स्टील स्लीपर्स और प्री स्ट्रेस कंक्रीट टाइप, एंड यहाँ पर स्टील स्लीपर्स और प्री स्ट्रेस कंक्रीट टाइप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला, नंबर ऑफ स्लीपर्स याद रखने हैं सभी के, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन से, नंबर ऑफ स्लीपर्स। स्पीड थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और कि बेस्ड ऑन स्पीड 5 क्लासेस हैं, वो कौन सी लाइन है ABCDE जो कि ब्रांच लाइन के बराबर होता है, तो वो कौन सा है, क्लास ई कैटेगरी को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि ये ब्रांच ई के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछा गया है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये हमें इतना बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। अब कोई बोलेगा सर ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, फीडर गेज, नैरो गेज, ये क्या है सर? बेटा ये भी क्लासिफिकेशन है, बट ये बेस्ड ऑन गेजेस हैं, और इसको मैं आपको जब रेल कवर करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, उसी में आपको कवर अप करूंगा। हम जनरली जानते हैं जो हमारा टाइप है, ट्रैक का टाइप है, वो एक्चुअली ट्रैक का टाइप है, ब्रॉड गेज ट्रैक, नैरो गेज ट्रैक, वो हमारा रूट्स क्लासिफिकेशन नहीं है, वो ट्रैक का क्लासिफिकेशंस है। तो वो मैं आपको जब रेल्स पढ़ाऊंगा वहाँ पर कवर अप कर लूँगा, ठीक है। परेशान मत होना, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस उसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो सिलेबस का वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, पूछ लेता हूँ आपसे कि बताइएगा रेलवे में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? रेलवे में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। बताइएगा। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत बढ़िया, कई लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ठीक है। कितना है? 1 है। क्यों? देखिएगा, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करें तो क्या होता है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब क्या है,
अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस ओ पॉइंट पे खड़े हुए हैं, सपोज इस ओ पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप एक्स डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो मतलब आपकी मूवमेंट एक डायरेक्शन में पॉसिबल है। अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ से वाई डायरेक्शन में भी जा सकते हैं तो आपकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, बहुत बढ़िया। अगर आप जेड डायरेक्शन में जा सकते हैं तो मूव कर सकते हैं क्या जेड डायरेक्शन में, तो बहुत बढ़िया। अगर हम तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बट एक्स वाई जेड तीनों में कर सकते हैं। बट यदि मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, यहाँ एक बैरियर लगा देता हूँ, आप एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम छीन ली गई है? आपसे आपके बोलने का हक छीन लिया गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम छीन ली गई या नहीं? तो यदि मैं किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा हूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, उतने तरीके से घट जाएगी। तो यदि मैं केवल एक्स एंड वाई में जा रहा हूं और वाई एंड जेड में जा रहा हूं और जेड और एक्स में जा रहा हूं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या केवल एक्स, केवल वाई और केवल जेड डायरेक्शन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो अब हम रेलवे की बात करते हैं। रेलवे, ये है आपका रेलवे, ये एक्सेल है, ये है। क्या रेलवे इस डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, सीधे सामने की डायरेक्शन में जा सकता है? बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा सकता है। क्या ये लेटरल डायरेक्शन में जा सकता है रेलवे? ये लेटरल डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जा सकता है। थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है, ज़्यादा शिफ्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है, तो लेटरल डायरेक्शन में जा सकता है। क्या ये हवा में जा सकता है, ऊपर उठ के हवा में जा सकता है क्या? नहीं। अगर हम बात करें तो एयर में भी अगर हम बात करें, एयर वाली लेटरल डायरेक्शन में ये नहीं जा सकता है। तो रेलवे की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, केवल 1। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि किसी एई एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट एई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि केवल एक ही डायरेक्शन है, जबकि हाईवे में कितने हैं, 3 कंसीडर किए गए हैं, 3, ठीक है। कई बार हवा में भी तो गाड़ी हो जाती है या नहीं, ऊपर की साइड मूव कर सकती है। जब आप वर्टिकल कर्व पे जा रहे होते हैं तो यहाँ से तेजी में आते हैं और अपनी गाड़ी को धूम बना देते हैं, ये हवा में। तो तीनों डायरेक्शन है, सीधे भी जा सकते हैं, लेटरल भी जा सकते हैं और ऊपर की डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ मेंशन की गई है। क्लियर हो रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग में जो अलाइनमेंट को फिक्स करते हैं उसके लिए सर्वे। सबसे पहली बात, अलाइनमेंट क्या कहलाता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है सेंटर लाइन को फिक्स करना, ठीक है। तो सेंटर लाइन को अलाइनमेंट क्यों बोला गया है? मान लीजिए आप कोई रेलवे देना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। आपने बोला इस वाले पटरी से अगर टॉप व्यू देख रहे हैं तो यहाँ से देख लो 1 नंबर को या 2 नंबर को, दोनों ही लेंथ में बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से किसी भी पॉइंट से मेजर कर लो, ये यहाँ पे पॉइंट, इस वाले को अंदर साइड से, इस वाले को अंदर साइड से, सब जगह बराबर जा रहा है, ठीक है। अब बाहर वाले को देखो, ये सब जगह बराबर जा रहा है। बट जब हम कर्व पे जा रहे होते हैं तो कर्व की कंडीशन में 2 अलग अलग रेडियस हो जाएंगे, 2 अलग अलग। इसके अगर हम कोई पॉइंट सेंटर माने तो इसके लिए रेडियस R1 होगा और दूसरे के लिए रेडियस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। उस कंडीशन में हमें एक सेंटर लाइन जो होगी वो एग्जैक्ट पैरामीटर होगी, क्योंकि पूरे ट्रैक के लिए हमें रेडियस क्या चाहिए है, फिक्स चाहिए है। तो यहाँ पर R रेडियस मैंने डिफाइन कर दी है और इस सारे ट्रैक के लिए R रेडियस। और कल हमने पढ़ा हुआ था कि अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि आइडियल रिक्वायरमेंट है कि रेडियस प्रॉपर्ली डिज़ाइन होना चाहिए। रेडियस प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए। तो उसी चीज़ को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि सेंटर लाइन यानी अलाइनमेंट को फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके साइड में मान लीजिए x मीटर अगर यहाँ आए तो इसके परपेंडिकुलर x मीटर यहाँ चले गए, तो इस तरीके से रेलवे ट्रैक प्रॉपर्ली डिज़ाइन हो जाता है। इसलिए हमें ये अलाइनमेंट को फिक्स करना है। ये अलाइनमेंट हुआ यानी सेंटर लाइन हुआ, इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के 3 मेथड हैं। जो सर्वे होता है वो सर्वे के 3 स्पेशल प्रोसेस है। पहला रिकोनेसेंस, दूसरा प्रिलिमिनरी सर्वे, तीसरा लोकेशन सर्वे होता है। अब एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं, ये होते क्या हैं। तो हम बात करते हैं पहले रिकोनेसेंस। तो रिकोनेसेंस में हम क्या करते हैं,
रिकोनेसेंस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपको रूट बनाना है, तो हम यहां से अल्टरनेट रूट्स देखेंगे। एक मैप लेंगे, पहले मैप पे थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे और अल्टरनेट रूट्स देखे, मतलब 1 नंबर देखा, 2 नंबर देखा और 3 नंबर देखा। अब रिकोनेसेंस का सिंपली जो मतलब होता है वो होता है फिजिकल एंड अवेलेबिलिटी स्टडी, या हम बात कर सकते हैं अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी स्टडी। मतलब हम क्या करेंगे, हमारा जो टीम होगा, अगर हम बात करेंगे कि हम यहाँ पर रिकोनेसेंस में क्या करेंगे, 3 अल्टरनेट रूट्स सेलेक्ट करेंगे और उन 3 रूट्स के बेसिस पर मैप में स्टडी करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, मान लीजिए यहाँ पर कोई माउंटेन है, वो हमें मैप में दिख गया, ठीक है, और माउंटेन है और यहाँ पर फिर से माउंटेन आ गया, या यहाँ पर कोई एक जंगल आ गया, और जब हम जंगल की बात करते हैं या फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें परमिशन लेने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, किसी भी रूट को सैंक्शन कराने में जो मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है वो काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर हम देखें इस बेसिस पे हम जो डिफ़िकल्ट रूट होंगे उन डिफ़िकल्ट रूट को मना कर देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए 1 नंबर पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अब हमारे पास बचे 2 और 3 रूट्स, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि एक और रूट हम ऐड कर लेते हैं, तो मान लीजिए 4 नंबर रूट्स भी हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिंपली अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी स्टडी। हम ये पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ रूट्स अलग हो जाएंगे, अल्टरनेट रूट्स जो सिलेक्ट किए हुए थे उसमें कुछ अलग हो जाएंगे, कुछ बचे रहेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रिलिमिनरी स्टडी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी स्टडी में अब हम करने वाले हैं प्रिलिमिनरी स्टडी में क्या करेंगे, हम कुछ टीमें बनाएंगे। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जो हमारे 3 रूट्स बचे हुए थे, एक तो हमारा चला गया था, 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3, 4 के लिए हम कुछ टीम्स बनाएंगे। एक टीम को बोलेंगे कुछ लोग यहाँ जाइएगा, कुछ लोग यहाँ जाइएगा और बाकी बचे मेरे साथ आइएगा। तो हम रूट्स पे जाकर के रूट्स को फॉलो करते हुए जाएंगे और वहाँ पर जाकर के कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करने के बाद इस डाटा कलेक्शन के बेसिस पे हम देखेंगे कि 2 नंबर में इकोनॉमिक नहीं पड़ रहा है और 4 नंबर इकोनॉमिक नहीं पड़ रहा है, तो हमारा कौन सा है, रूट 3 फाइनलाइज हो जाएगा। तो मतलब कुछ डाटा कलेक्शन करना है, फील्ड पे जाकर के प्रिलिमिनरी डाटा यानी प्राइमरी स्टेज पे सर्वे करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा सर्वे करना है, बस कुछ पॉइंट्स लगा करके कुछ डाटा कलेक्ट करना है और वहाँ से हम एक रूट्स निकालेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किस स्टेज में अलाइनमेंट फाइनल होगा, किस स्टेज में अलाइनमेंट डिसाइड होता है। तो सेकंड स्टेज प्रिलिमिनरी स्टेज, इसमें हमारा अलाइनमेंट डिसाइड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाकी चीज़ें आगे होती हैं। अब प्रिलिमिनरी हो गया है तो उसके बाद हम करते हैं लोकेशन सर्वे, और लोकेशन सर्वे को ही बोला जाता है डिटेल्ड सर्वे। क्या बोला जाता है, डिटेल्ड सर्वे। लोकेशन सर्वे को ही क्या बोला जाता है, डिटेल्ड सर्वे। अब मुझे डिटेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। डिटेलिंग करने का मतलब क्या है, जो हमारा तीसरे नंबर का रूट फाइनलाइज हुआ है ए से बी के बीच में, इसके छोटे छोटे पॉइंट पे बेंचमार्क लगाइएगा, लेवलिंग कीजिएगा, सॉइल की इंफॉर्मेशन निकालिएगा कि सॉइल कितना लोड ले सकता है, कितना लोड नहीं ले सकता है, ये सारी चीज़ें कीजिएगा। वहाँ से आपका डाटा निकल करके आएगा, तो उसको हम बोलेंगे लोकेशन सर्वे या डिटेल सर्वे वहाँ पर करेंगे और प्रॉपर एस्टीमेट बनाएंगे। तो 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला रिकॉग्निसेंस, दूसरा प्रिलिमिनरी, तीसरा लोकेशन। और लोकेशन में भी 2 वर्क होते हैं, एक होता है पेपर वर्क कि हमने जो 3rd नंबर फाइनल किया है उसके बाद जो सर्वे किया है उसका पेपर वर्क कंप्लीट किया, और दूसरा होता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में क्या करते हैं, जो पेपर वर्क में जो हमने सर्वे फाइनलाइज किया है, तीसरा नंबर का अलाइनमेंट फाइनलाइज किया है, उसको फील्ड पे एज इट इज ड्रॉप करना, मतलब फील्ड पे उसको मार्किंग करना। हम ये पॉइंट लोकेशन सर्वे में कर रहे होते हैं। तो पहले पेपर वर्क देन फील्ड वर्क। तो एक एक करके इनको समझते हैं फिर से। रिकॉग्निसेंस क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन जनरल नॉलेज ऑफ होल टेरिटरी, मतलब पूरे टेरेन की,
पूरे टेरेन की जनरल नॉलेज देना है। और रिगार्डिंग सैलिएंट फीचर्स क्या है, हिल कहाँ है, वैली कहाँ है, कहाँ पर हमारा पानी का रिसोर्सेस है, या कुछ भी चीज़ें हैं, स्लोप कैसा है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिकॉग्निसेंस में लेकर के अल्टरनेट रूट डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट रूट डिसाइड कर रहे हैं, अल्टरनेट रूट्स डिसाइड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या किया, प्रिलिमिनरी कंडक्ट किया सर्वे वर्क अलॉन्ग अल्टरनेट रूट्स पे हमने टीम भेज के सर्वे वर्क को कंप्लीट किया और वहाँ से कुछ हमने इंफॉर्मेशन ली। ठीक है, टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ रेलवे लाइन, जो भी अप्रॉक्सीमेट नहीं, हम बोलेंगे एक रफ एंड टफ तरीके से हमने कॉस्ट निकाला और अल्टरनेट रूट्स को ग्रेटली एक्यूरेसी के साथ हमने देखा। और यहीं पे हमने क्या किया, फाइनल रूट को डिसाइड किया, मतलब हमने 3 नंबर रूट डिसाइड कर लिया था यानी, तो फाइनल रूट को डिसाइड किया आउट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। तो ध्यान रखना ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस स्टेज में हमने रूट्स फाइनल किया है, हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे। तीसरा, हमने डिटेल्ड सर्वे किया फाइनलाइज रूट में, और हमने क्या किया, सेंट्रल लाइन को एक्चुअली ग्राउंड पे हमने प्लॉट कर दिया या ग्राउंड पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमारा 3 सर्वे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, रिकोनेसेंस, देन प्रिलिमिनरी और देन लोकेशन। तो ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। इसमें एक और चीज पूछ लेता है कई बार, ट्रैफिक सर्वे को इंक्लूड कर देता है, और ट्रैफिक सर्वे जो है वो रिकोनेसेंस का ही पार्ट है। ट्रैफिक सर्वे किसका पार्ट है, रिकोनेसेंस का ही पार्ट है। तो अगर हम रिकोनेसेंस में बात करें तो 2 तरीके के सर्वे होंगे, एक ट्रैफिक, एक फील्ड सर्वे। तो ट्रैफिक सर्वे होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रैफिक सर्वे में क्या करेंगे कि 2 शहर के बीच कितने लोग यहाँ पर टू एंड फ्रो जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, क्या रेलवे ने अगर वहाँ पर लाइन डाली तो क्या उसका फ़ायदा मिलेगा या फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे, अगर हम सर्वे पढ़ रहे हैं तो मतलब इसका मतलब सीधा है सस्ता सुंदर टिकाऊ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रैफिक सर्वे, देन रिकोनेसेंस, देन यहाँ पर प्रिलिमिनरी, देन यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सा, लोकेशन, या जिसको हम बोलते हैं डिटेल्ड सर्वे किया जाता है। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स होंगे। आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रेलवे इंजीनियरिंग। अब हम चलते हैं हमारे आज के क्विज पे, जल्दी से क्विज को कंप्लीट करते हैं और इस लेक्चर को भी। तो देखिएगा, एज पर स्पेसिफिकेशन डिजाइन्ड बाय द रेलवे बोर्ड फॉर ट्रंक रूट्स के लिए पूछा है, ऑन ब्रॉड गेज डिपेंड्स ऑन द स्पीड अ न्यू ट्रैक के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम स्पीड परमिसिबल, और अभी जो परमिसिबल स्पीड है वो कितनी। ऑप्शन है 160, 120, 180, 150, 200, 120, 200, 150। तो कहीं भी आपने दोनों टेबल पढ़ी, उसमें कहीं भी 160 से ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पर कितना जाएगा 160, और यहाँ पर कितना जाएगा 120। क्लियर है बात। चलिए, ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट साइटिंग विथ ऑपरेटिंग स्पीड 50 to 80 kmph इज द सेम एज ट्रैक स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड फॉर। देखो 50 to 80 kmph की अगर हम बात करें तो ये क्या 100 kmph से कम है। तो 100 kmph से कम जो आता था वो तो या तो ई लाइन आ जाती थी, या फिर आप उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच लाइन बोलते थे। तो यहाँ पर ट्रंक मेन ब्रांच में नहीं दिया, क्या गया ABDE, तो हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए देखो, मजा आ रहा है या नहीं, मजा आना चाहिए यार, चीजें समझ में आ रही हैं, जो पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ ट्रेन इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में हाईएस्ट स्पीड कितना है भैया, नहीं पता। तुमने टेबल अभी देखी, क्या टेबल में 160 kmph से ज्यादा कहीं गए हो क्या, बिल्कुल नहीं। तो टेबल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 160 kmph। प्रैक्टिकली ये मत लड़ना कि शताब्दी की इतनी हो गई है, इसकी इतनी हो गई है, नहीं पता। जो हमारे पास डाटा है, टेबुलर डाटा है, स्टैंडर्ड डाटा है, उससे हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो मुझे मारना मत, ना ही तुम अपने दोस्तों को मारना कि यार इतनी है कैसे बोल दिया। हम फैक्चुअल डाटा के बेसिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, फुल फॉर्म ऑफ GMT पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ GMT तो क्या होता है, ग्रॉस मिनिमम थिकनेस, नहीं। क्या होता है, ग्रॉस मैक्सिमम थिकनेस, नहीं। नन ऑफ द अबव, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस मिलियन टन्स लिखा हुआ है और ये कैपेसिटी होती है, तो हम इसको बात कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी और लेक्चर्स पूरा देखा कीजिए। लास्ट में क्विज आपके लिए रख रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
क्या इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है वो भी बता दीजिएगा, तो हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि नोट्स आपको वहीं मिलने वाले हैं। और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ। थैंक यू सो मच।